हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो एनेबल करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर पहले हमें समझना पड़ेगा एमएनसीज के बारे में। एमएनसीज का फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं वो हमारे लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करते हैं। एमएनसी कंपनियां लोकल कंपनीज को हायर करते हैं सप्लाईज के लिए। एमएनसीज का सीधा मतलब यह है कि वो अपने से छोटे कंपनीज को हायर करते हैं अपने फायदे के लिए या फिर उनकी कंपनीज को ग्रो करने के लिए। तो फिर चलो अभी समझते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंट्रीज को जल्दी से जल्दी जोड़ा जाता है। पिछले 20-30 सालों से देखा जा रहा है कि एमएनसी कंपनीज सस्ते जगहों पर देखे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एमएनसी कंपनी अपना ही फायदे जाते हैं कम पैसे देकर। और ये भी देखा जा रहा है कि एमएनसी लोगों के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है सस्ते जगहों पर। सिर्फ यही नहीं, फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और एमएनसी जो है वो कंट्रोल करती है फॉरेन ट्रेड के बड़े हिस्से को, जिससे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे रीजन्स कनेक्ट हो रहे हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि है फोर्ड मोटर्स। ये सिर्फ इंडिया के लिए कार नहीं बनाती, ये इसके कार कंपोनेंट्स को अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर देता है। ये सब पॉसिबल हो पाया ग्लोबलाइजेशन के मदद से। अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो फिर अभी बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें देखा जाए तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में। इस इम्प्रूवमेंट का पीछे का बड़ा हाथ है ग्लोबलाइजेशन। पिछले 50 सालों से ये भी देखा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है कि बहुत तेज से सामान की डिलीवरी हो रही है, लंबे दूरियां थोड़े पैसों पे। और हाल ही के समय में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर, इंटरनेट, उन सब ने बहुत तेजी से मदद किया है ग्लोबलाइजेशन को बदलने में। और टेलीकम्युनिकेशंस ने कुछ फैसिलिटीज को भी दिया है, जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन और फैक्स। और इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके हम पूरे दुनिया में कहां पर भी संपर्क कर सकते थे। और ये सब डिवाइसेस चलते थे सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस से। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये लिबरलाइजेशन क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है किसी व्यापार के ऊपर से बाधाएं और पाबंदियों को निकाल दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। और फॉरेन ट्रेड का मतलब विदेशी व्यापार, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब विदेशी निवेश। इस वाले टॉपिक में क्या होता है कि एक चाइनीज टॉय है जो इंडियन मार्केट में बहुत तेजी से बिक रहा है, वो भी बहुत सस्ते दामों पर, और सारे इंडियंस उसे खरीद भी रहे हैं। इसका मेन रीजन यह है कि ये टॉयज बहुत सस्ते बिकते हैं। अभी हम मान लेते हैं जो चाइनीज टॉयज इंडिया के अंदर आ रहे हैं उसके ऊपर अगर हमारे भारत सरकार ने टैक्स लगा दे तो क्या होगा? आप भी बोलोगे ऑब्वियसली उन टॉयज का रेट इंक्रीज होगा। और जब टॉयज का प्राइस बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो सस्ते भी नहीं रहेंगे। इससे क्या होगा? उनका बिकना स्लो हो जाएगा, जिससे होगा क्या कि इंडियन टॉयज भी अभी बिकने को शुरू हो जाएंगे। और ये जो एग्जांपल है वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ट्रेड बैरियर्स का। तो अब ये ट्रेड बैरियर्स क्या होता है आइए जानते हैं। इसका मतलब है व्यापार पर रुकावट। ये सब व्यापार पर रुकावट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और हमारी गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। इससे रिजल्ट क्या मिलेगा? इससे ये डिसाइड हो जाएगा किस प्रकार का सामान और प्रति एक का कितना प्राइस होगा। तो अभी बात करते हैं ट्रेड बैरियर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी मिलने के बाद। हमारी भारत सरकार आजादी के बाद कुछ ट्रेड बैरियर्स लगा देते हैं फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इस बैरियर को लगाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमें हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाना था फॉरेन कंपटीशन से। फॉरेन कंपटीशन का मतलब विदेश के लोग हमारे इंडिया में आएंगे और प्रोडक्शन को शुरू कर देंगे, क्योंकि विदेश के लोगों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, जिससे क्या होगा कि वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सस्ते दामों पर दे पाएंगे। और जो हमारे इंडिया में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो लोग जल्दी से जल्दी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और सस्ते दामों पर भी नहीं बेच पाएंगे। इंडस्ट्रीज वेर जस्ट फॉर्मिंग इन 1950s एंड 1960s, यानी कि 1950s और 1960s में इंडस्ट्रीज भी बनना शुरू हो गए थे, पर इसे भी इंडिया में अलाउ नहीं किया गया। इसे इसलिए अलाउ नहीं किया गया क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज आ जाएंगे तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का क्या होगा? इंडिया ने कुछ अत्यावश्यक चीजों को ही अलाउ करके रखा था, जैसे कि
पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर्स। और एक इम्पोर्टेंट नोट, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने भी अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को शुरुआती समय में प्रोटेक्शन दिया है। तो फिर गाइस अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। स्टार्टिंग के समय 1991 में इंडिया ने कुछ पॉलिसियों को बनाया। इस पॉलिसी में ये डिस्कस किया गया कि जितने भी इंडियन प्रोड्यूसर्स है उन्हें अभी कंपटीशन करवाया जाए फॉरेन प्रोड्यूसर्स से। इससे रिजल्ट ये मिलेगा कि इंडियन प्रोड्यूसर्स फॉरेन प्रोड्यूसर्स के डर से अपने आइटम्स को इम्प्रूव करेंगे। हाँ तो गाइस हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जरूर से गाइस। तो फिर आपको हमारे चैनल के अंदर और भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स चाहिए तो फिर हमारे चैनल को जल्दी से सपोर्ट करके ग्रो करिएगा। तो फिर आपसे नए वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।